फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी फ्रेंड्स। आई एम रश्मि वोरा। टुडे आई एम गिविंग यू द नोट्स ऑन यूपी रेवेन्यू कोड 2006 एंड द टॉपिक इज पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। मैं आज आपको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताऊंगी, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये नोट्स आपको लिखने हो तो आप लिख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन करके मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर, सीसीएस यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड। पहले जो थे जमींदारी एबोलिशन एक्ट एंड लॉ रिफॉर्म था, और उससे पहले कई और एक्ट्स थे यूपी से लैंड लॉ से रिलेटेड। तो अब यूपी लैंड लॉ में सिर्फ रेवेन्यू कोड ही 2006 ही एप्लीकेबल है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो इसके अंदर कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की ड्यूटीज़ और पावर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 4(8), इसमें डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 4 के सब सेक्शन 8 के अंदर कलेक्टर की डेफिनेशन बताई गई है कि अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ और सेक्शन 12। देखिए 4(8) में इसकी डेफिनेशन बताई है, और 12 के अंदर कलेक्टर के बारे में डिटेल में बताया गया है सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में। एंड एडिशनल कलेक्टर में बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें यही एडिशनल कलेक्टर से स्टार्ट किया गया है इसके अंदर कि एडिशनल कलेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। एंड सेकंड में बोला है एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू डिस्चार्ज ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस कोड। मतलब असिस्टेंट कलेक्टर ही जो होंगे फर्स्ट क्लास के, उनको पावर दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन के टू डिस्चार्ज, मतलब वो काम करेंगे, जितने भी होंगे वो कलेक्टर के फंक्शंस को पूरा कर सकते हैं असिस्टेंट कलेक्टर भी। ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर जो है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। ये मैं अब आपको बता देती हूँ अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है इनका। देखिए कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स का सेक्शन 12(1) के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट करेंगे वो एक कलेक्टर को, हु शैल बी द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो कलेक्टर होगा वो रिवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होगा। एंड शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड डिस्चार्ज, सारी पावर्स उसके पास होंगी और डिस्चार्ज करेंगे, सारी ड्यूटीज भी पूरी करेंगे जो भी उन पर कन्फर्ट की जाएंगी या इम्पोज की जाएंगी ऑन अ कलेक्टर अंडर दिस कोड। कोड के अकॉर्डिंग जो भी उनको ड्यूटीज या पावर्स दी जाएंगी वो उन्हें पूरी करनी होंगी। ठीक है, इसमें फिर 12(2) के अंदर बताया है, सेक्शन बता रही हूँ, इसके अंदर बताया है स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी एक या उससे ज़्यादा एडिशनल कलेक्टर भी कर सकती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर दोनों सेम होते हैं, पावर सेम होती है, ड्यूटी सेम होती है। एडिशनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा कलेक्टर। ठीक है, जहाँ पे ही कहीं पे भी एडिशनल वर्ड आ जाए तो समझ लीजिएगा दोनों की पावर सेम है। एडिशनल जजेस भी होते हैं, एडिशनल मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं कोर्ट्स के अंदर, और एडिशनल कमिश्नर्स भी होते हैं, कलेक्टर्स भी होते हैं। हर जगह पे अगर एडिशनल लिखा है तो इट मीन्स द बोथ हैव द सेम पावर्स एंड ड्यूटीज टू बी डन। ठीक है, उनको पूरी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं ना एक्सरसाइज ड्यूटीज, तो ये उनकी सेम पावर्स एंड ड्यूटीज होती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाए जा सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। थर्ड में बताया है 12(3) में एडिशनल कलेक्टर जो होंगे शेल सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो एडिशनल कलेक्टर और ये कलेक्टर जो होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल पे चलेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट इनको काम देगी, और या फिर कलेक्टर के करेंगे, उनके कलेक्टर एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटीज ऑफ कलेक्टर। तो एडिशनल कलेक्टर बता दी ना, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और कलेक्टर भी करेंगे, और सारी ड्यूटीज वही पूरी होंगी इनकी जो कलेक्टर की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसके बारे में मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब ये ड्यूटीज़ हैं, कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर दोनों सेम ही होते हैं, और इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और इसको इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिवेन्यू का जितना काम है, रिवेन्यू कोर्ट का, रिवेन्यू बोर्ड का, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा काम, सारी पावर हेड जो होता है कलेक्टर होता है, उसके अंडर होता है, तो वो इंचार्ज रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इनकी ड्यूटी, ही में
अरेंज ऑल विलेजेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू लेखपाल एरियाज। लेखपाल जितने भी एरियाज को मेंशन करते हैं, लेखपाल की ड्यूटी होती है सारे एरियाज का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ये मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है, पिछले वीडियोज में अपने। तो लेखपाल का काम होता है कि सारे एरियाज को मेंटेन करके रखना, उनका रिकॉर्ड बना के रखना। मेंटेन तो कलेक्टर करके रखते हैं, लेकिन उनका जितना रिकॉर्ड होता है ना कि किस भूमिधर का, किस आसामी का या किस लीजी वगैरह जिनको भी भूमि अलॉट की जाती है, जिनके नाम पे है, उनका हिसाब किताब रखना। जैसे हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार्स का काम होता है शहरों के अंदर, ठीक है ना, सब डिवीजन एसडीएम ऑफिस में जाके आप रजिस्ट्रार्स के पास जाके रजिस्ट्री का काम करवाते हो, उनके पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो ये उनकी ड्यूटी होती है। तो यहाँ गाँव के अंदर लेखपाल की ड्यूटी होती है, ठीक है, कि वो अरेंज करता है और ही में अरेंज ऑल विलेजेस। जो कलेक्टर होगा उन विलेजेस को सबको अरेंज करेगा डिस्ट्रिक्ट में, जिनका भी हिसाब किताब लेखपाल उनको लिख के देगा, लिखा होगा उसने, ठीक है, एरिया के अंदर। नेक्स्ट है, सेकंड है, ही विल सी मैप एंड रिवाइज रिकॉर्ड्स ऑफ ईच विलेज। तो वो जो है कलेक्टर सारे मैप्स को देखेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, रिकॉर्ड्स की सारी चेक करेंगे, हर विलेज की अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने मैप्स हैं, कितना एरिया किस हिसाब से बटा हुआ है, मतलब ये इनकी ड्यूटी है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो उसको पहले वो देखते हैं और वो देखते हैं कि प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड है कि नहीं हमारी एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट है मेरी पूरी कलेक्टर की, वो देखते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड है, ही शैल एंश्योर दैट द मनी इज डिपॉजिटेड इन गांव फंड एंड कंसोलिडेटेड गांव फंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी हुई है कि जितना भी फंड आएगा वो गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड के अंदर आएगा, ठीक है। जो उनको डोनेशन मिल रही है, जो भी पैसा आ रहा है या रिवेन्यू फंड इकट्ठा हो रहा है, तो वो गांव का फंड गांव में, कंसोलिडेटेड गांव फंड भी मैंने इन दोनों की डेफिनेशन आपको बताई थी, देखनी हो तो प्लीज़ आप देख सकते हैं डेफिनेशंस वाले वीडियो में। तो वो इंश्योर करेगा, कलेक्टर इंश्योर करेगा कि जितनी भी मनी आ रही है वो इन दोनों फंड्स के अकाउंट्स में जा रही है कि नहीं। गांव के वेलफेयर के लिए ये फंड्स का अकाउंट बनाया जाता है, फंड बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे मेंटेन किए जा सके, केसेस के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, और जो कुछ भी बनाना है काम करने के लिए, वो फंड सारा इसमें इकट्ठा होता है। तो वो देखते हैं कि ठीक से उनमें पैसा जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फोर्थ है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स। खतौनी बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट, ये भी मैं आपको वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। तो उनकी प्रोटेक्शन करने का काम भी, ड्यूटीज जो है वो कलेक्टर की होती है या एडिशनल कलेक्टर की होती है, कि वो देखते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मतलब जैसे हमारे रजिस्ट्रार के ऑफिस में हर डॉक्यूमेंट को मेंटेन और प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, तो यहाँ पे भी देखा जाता है, कलेक्टर देखते हैं यहाँ पे गाँव के अंदर कि भाई प्रोटेक्शन हो रही है कि नहीं हमारे रिकॉर्ड्स की सारे। नेक्स्ट है, करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनुअल रजिस्टर। जो मॉडिफिकेशन की और करेक्शन की जाती है एनुअल रजिस्टर में आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद में, एंड डायरेक्शन देयर आफ्टर। मतलब तहसीलदार का काम होता है ना कि किसी ने कोई अपनी ज़मीन बेच दी है, किसी का कर्जा हमें एरियर्स को रिकवर करने के लिए, किसी के ऊपर लैंड के ऊपर था, भूमिधर या आसामी के ऊपर या किसी पे भी, उसकी रिकवरी करने के लिए किसी की ज़मीन को लेना पड़ता है। किसी की वैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, उसका कोई लीगल हायर नहीं होता, तो उसकी ज़मीन भी इनको लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मतलब वो हिसाब किताब देखना, किसकी ज़मीन कितनी बिक गई, कितनी किसके पास है, तो वो सारा उसके अंदर फिर रिकॉर्ड की, उन रिकॉर्ड्स के अंदर फिर इनको करेक्शन और मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है एनुअल रजिस्टर के अंदर। तो वो आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ तहसीलदार जब ये रिपोर्ट लेके आते हैं सारी, ठीक है, कलेक्टर के पास, एंड डायरेक्शंस देयर आफ्टर, फिर वो उनको डायरेक्शंस भी देते हैं उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट है 6 पॉइंट में उनकी ड्यूटी है टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स। फिर खतौनी के हिसाब से जब ये मॉडिफिकेशन और करेक्शन हो जाती है तो नए रिकॉर्ड्स को बनाना भी इनका काम है। 7th में बताया नेक्स्ट में, टू समन और आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट। मतलब वो समन कर सकते हैं किसी को भी और किसी से भी डॉक्यूमेंट या रजिस्टर मंगवा सकते हैं रिलेटेड टू एनी, किसी भी केस से रिलेटेड हो या कोई प्रोसीडिंग जो पेंडिंग चल रही हो, उसको देखने के लिए रजिस्ट्रार, ये इसका काम होता है कलेक्टर का, वो मंगवा सकते हैं। जैसे कोर्ट के अंदर जजेस मंगवाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट या रजिस्टर्स लेके आइए, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए, एविडेंस के लिए, तो वो कॉल कर सकते हैं, उसके लिए समन्स भेज सकते हैं, ठीक है। समन भेजने का काम भी है इनका। पेंडिंग हो उनके सामने कोई भी अगर प्रोसीडिंग है, या फिर ट्रांसफर और सच रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने या रिलेटेड डॉक्यूमेंट का मतलब रजिस्ट्री ट्रांसफर होती है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, तो उससे रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन है टू एनी कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेशन, कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है फॉर डिटर्मिनेशन और इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, किसी भी इन सब कामों के लिए कहने का मतलब है कि वो कलेक्टर जो है या एडिशनल कलेक्टर जो है रिकॉर्ड्स को मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है 8th ड्यूटी इनकी, टू गेट अ केस डिसाइडेड। केस को डिसाइड करते हैं इन एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर में, अपने हिसाब से जुडिशियल मैनर में केस को डिसाइड करते हैं, एंड फॉर इट टू सेंड इट टू सेम आर्बिट्रेटर। और इस काम के लिए वो आर्बिट्रेटर के पास भी भेज सकते हैं, आर्बिट्रेशन के मेथड से भी वो काम प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। आगे बताती हूँ मैं इसका आपको।
देखिए नेक्स्ट है 9th नंबर में इनकी ड्यूटी है कलेक्टर की टू एंटरटेन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर। एंटरटेन करेंगे, कोई अपील इनके पास आई है अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो किसी सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर कोई ऑर्डर पास किया था तो उसके अगेंस्ट में अगर किसी ने कोई भी इंडिविजुअल प्लेंटिफ कोई अपील डालते हैं तो वो उसको एंटरटेन करेंगे, और या फिर सच एज एडिशनल कलेक्टर ने दी हो या तहसीलदार ने भी कोई ऑर्डर दिया हो तो उनकी भी अपील्स को ये सुनेंगे। ठीक है, ये एंटरटेन करेंगे, इनका काम है कलेक्टर का। नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज ऑल अदर पावर्स विच आर बेस्टोर्ड अपॉन हिम अंडर प्रिवेलिंग लॉज विच आर इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग। मतलब अगर कोई भी फोर्स के अंदर जो लॉ है उस समय जो उनको पावर दे दी गई है वो भी इनका काम है इसको पूरा करना, वो काम भी पूरा करेंगे। उसके बाद सम अदर ड्यूटीज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कलेक्टर आर एज फॉलोज। और भी कुछ अलग से ड्यूटीज दी गई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ इनकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए बेशक आपको लिखना हो तो। जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज इनकी हैं कलेक्टर की, एक तो यह है कि डेलीगेट करेंगे पावर लॉ मैनेजमेंट कमेटी, जो मैंने आपको लॉ मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर पूरा वीडियो बना के दिया था, उनको भी डेलीगेट कर सकते हैं पावर टू कलेक्ट अदर ड्यूज। ये लॉ लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, मेरे मुंह से हमेशा लॉ निकलता है इसके लिए सॉरी है, तो ठीक है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो है भूमि प्रबंधक समिति को ये डेलीगेट कर सकते हैं पावर कि भाई आप जाके कलेक्ट कीजिए ड्यूज जितने भी हैं, लोगों के पास जमीन के ऊपर जितना रिवेन्यू लेना है, राजस्व या कर जो रहते हैं बकाया, वो आप ले सकते हो, ये डेलीगेट कर सकते हैं। सेकंड है टू एक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज, मतलब ये भी कर सकते हैं, ये खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, अपने कलेक्शन ऑफिसर को या रेवेन्यू ऑफिसर को भेज के अपने ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन कर सकते हैं रेवेन्यू की या ड्यूज की जो पेंडिंग ड्यूज हों। टू एग्जामिन एनी एरर और फॉल्ट इन अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय लैंड मैनेजमेंट कमेटी। अगर लैंड मैनेजमेंट कमेटी से लैंड को देने में, लैंड मैनेजमेंट कमेटी का भी काम होता है लैंड का अलॉटमेंट करना, भूमिदार की ज़मीनों वगैरह का देखना, ठीक है, मेंटेनेंस, सुपरविजन, ये मैंने सारा बताया था, कंट्रोल करना ज़मीनों का, ये सारा लैंड मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है। तो उनसे अगर कोई मैनेजमेंट कमेटी से कोई गलती हो गई, एरर या फॉल्ट हो गया है ज़मीन को अलॉट करने में, तो वो उसको एग्जामिन करते हैं कलेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है टू कैंसिल लीज अलॉटेड इन एरोनस मैनर with the help of the provisions of section 128 of the code। सेक्शन 128 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके हिसाब से किसी भी लीज को वो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई ज़मीन अलॉट कर दी गई है किसी भी ऐसे ही बिना ध्यान दिए, ठीक है, जल्दीबाजी में कर दी हो, गलती से कर दी हो या कोई मिस्टेक हो गई हो, तो लीज को वो कैंसिल भी कर सकते हैं कलेक्टर। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, अगर जमीन जब ट्रांसफर हो रही होती है बाय मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैविंग राइट टू ट्रांसफर द लैंड as bhumidar with transferable right if application is given to seek permission under section 98 of the code and under rule 99 of the UP revenue code rules 2016 the same is to be disposed by the collector। तो अगर कोई इवेंट कोई अगर ऐसा है कि लैंड ट्रांसफर हो रही है बाय मेंबर ऑफ लैंड ट्रांसफर हो रही है बाय मेंबर ऑफ, सॉरी ये मेंबर है शेड्यूल कास्ट हैं ये, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के मेंबर के बारे में बताया गया है इसके अंदर कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का कोई पर्सन जो है वो अगर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, भूमिदार लैंड एज अ भूमिदार, अगर वो भूमिदार है लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का है तो उसके पास लेकिन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं। ठीक है, ये मैंने भूमिदार पे ट्रांसफरेबल राइट्स के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है, उसको देखना हो तो देख सकते हैं आप कि भाई भूमिदार के पास ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं। तो इसमें इस भूमिदार को बताया गया कि ये वो है शेड्यूल कास्ट है और भूमिदार है और इसके पास ट्रांसफ़र करने का राइट्स है। तो अगर इसने कोई एप्लीकेशन दी है ट्रांसफ़र करने के लिए तो परमिशन लेने के लिए कि भाई मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अंडर सेक्शन 98 के अंदर जो इसमें लिखा है और रूल 99 में लिखा है इसके यूपी रेवेन्यू कोड के, तो जो सेम जो है इज टू बी डिस्पोज बाय द कलेक्टर। तो वो कलेक्टर ही हैं वो जो डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और काम करेंगे। आगे थोड़ा सा और बता देते हैं, जरा सा रह गया टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। आगे इसमें बताया है कि कलेक्टर जो होते हैं एक तरफ तो वो रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के और दूसरी तरफ जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभालते हैं और रिवेन्यू ऑफिसर भी होते हैं। ही प्लेज अ वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उनका बहुत अच्छा रोल होता है एक कि वो एस्टेब्लिशमेंट पीस, शांति बनाए रखने के लिए। एंड वेल ही इज ऑल्सो सी द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को भी देखते हैं कि पॉलिसी कैसे बनाई जा रही हैं, क्या ठीक से बन रही है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, प्रोग्राम्स भी ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं इफेक्टिवली, मतलब अच्छे तरह से उनको इंप्लीमेंट लागू किया जा रहा है कि नहीं। ही रिमेन्स एक्टिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। तो वो सोशल इंटरेस्ट के लिए भी एक्टिव रहते हैं हर समय। ही इंश्योर्स प्रोटेक्शन
फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, अगर जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़, भूकंप वगैरह कुछ भी आ जाता है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज हो जाती हैं, कोई दंगा फसाद हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं, या ग्रुप की वायलेंस है, कोई दंगा फसाद है, मार है, कोई मर्डर हो गया, कुछ भी गलत काम हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, लोगों के बीच में आपस में राय नहीं मिलती, लोगों के बीच में, ठीक है ना, कोई भी बात अगर हो जाती है तो उन सबको देखना, या किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सारा ध्यान रखना, उनका इंश्योर करना, प्रोटेक्शन का, इन सब चीज़ों से लोगों का, इनका कलेक्टर का काम होता है। और ही ऑल्सो स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना इन्हीं का काम होता है अपने एरिया के अंदर, ठीक है। कलेक्टर जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, पोस्ट पे होते हैं, और इनके अंडर बहुत सारे काम आते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये सारे काम देखना, और जो मैंने ऊपर आपको बताया वो सारे काम इनकी ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एडिशनल कलेक्टर का भी थोड़ा सा बता देती हूँ, उनके बारे में अलग से 12(2) में जो बताया गया था कि वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है, एक या उससे ज्यादा कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, और इनकी पावर ड्यूटीज जो होती हैं उसमें बताया कि सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और जो डायरेक्शंस होती हैं कलेक्टर की होती हैं इसके अंदर। कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल कलेक्टर शैल एक्सरसाइज सच पावर, तो एडिशनल कलेक्टर जो होते हैं वो वही पावर्स करते हैं और ड्यूटीज पूरी करते हैं जो 12(3) में बताई गई हैं, एज एक्सरसाइज बाय कलेक्टर, ये मैंने पहले भी बताया था, जो कलेक्टर करते हैं एडिशनल कलेक्टर का भी वही काम होता है सारा। तो 12(4) के अंदर बताया है कि प्रोवाइड करता है कि प्रोविजंस ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड एंड एवरी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स शैल अप्लाई, मतलब कोई भी लॉ जो उस समय होगा वो अप्लाई करेगा एडिशनल कलेक्टर पे, व्हेन एक्सरसाइजिंग पावर, जब वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे अपनी पावर और ड्यूटीज को यूज कर रहे होंगे और डिस्चार्ज कर रहे होंगे ड्यूटी अंडर सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है ऑफ द कोड, एज इफ ही वर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि वो पूरा कलेक्टर ही हो। तो एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी ड्यूटीज और पावर फंक्शन सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिशनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा रखना, अगर मेन जो कलेक्टर है अगर उनकी एब्सेंस में भी काम करना पड़ जाए, उनको बीमार है, छुट्टी पे हैं, डेथ हो गई है, रिटायर हो गए हैं, जितने भी हैं उनके एब्सेंस में ये एडिशनल कलेक्टर काम करते हैं, या उनके पास काम का बहुत ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, तो भी एडिशनल कलेक्टर्स को काम दे दिया जाता है करने के लिए, ठीक है। आगे एडिशनल कलेक्टर जो जुडिशियल भी होते हैं, एक मैं उनके बारे में बता देती हूँ, जुडिशियल भी आते हैं एडिशनल कलेक्टर्स, इनके बारे में बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट, जब इनकी अपॉइंटमेंट होती है एंड एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जब करती है दोनों की, में डेजिग्नेट एनी एडिशनल कलेक्टर, जो भी ऊपर अभी एडिशनल कलेक्टर के बारे में बताया है उन्हीं को, एडिशनल कलेक्टर को ही जुडिशियल कलेक्टर के हिसाब के नाम से, एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल के नाम से अपॉइंट कर दिया जाता है। एनी सच एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल शैल बी अलॉटेड एनी जुडिशियल बिजनेस, तो इन जुडिशियल एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल को, मतलब जो ऊपर एडिशनल कलेक्टर थे उन्हीं को जुडिशियल की पोस्ट दे दी जाती है, और इनके पास भी सारे एडिशनल कलेक्टर वाले काम किए जाते हैं, मतलब केसेस से रिलेटेड सारे काम ये भी देखते हैं। इनकी पावर एंड ड्यूटीज के अंदर बताया है कि जुडिशियल कलेक्टर जो होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं वही सच पावर्स एंड ड्यूटीज जो कलेक्टर की इन सच केस या क्लासेस ऑफ केसेस उनको जो दे दिए जाते हैं वो सारी ड्यूटीज वही उनकी पूरी करते हैं, मतलब इनके पास भी सेम वही ड्यूटी है बाय जो, और एज अ स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन जरूर होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है, उस समय नहीं दी, तो कलेक्टर जो है वो डायरेक्शन दे सकता है एडिशनल कलेक्टर को, एंड ही शैल एक्ट अकॉर्डिंगली, और एडिशनल कलेक्टर को सेम वैसे ही काम करना पड़ता है। तो ये थे आज का टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया। एक मिनट अभी आपके और पूरा स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। मैंने आपको बताया कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, इनकी पावर्स, ड्यूटीज़, ठीक है, सारा मैंने सेक्शन वाइज समझा दिया आपको। ये देखिए मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कलेक्टर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स, मैंने सारा ये डेफिनेशन थी, उसके बाद सेक्शन 12 के अंदर इनके बारे में डिटेल में समझाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं। दोनों सेम होते हैं, दोनों की पावर ड्यूटीज सेम होती हैं, लेकिन एडिशनल को अपॉइंट करके रखना पड़ता है हर जगह पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। और कमेंट भी दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको सारे वीडियोस नए नए जितने भी हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।